हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो आपको क्लास 8 की तरफ से डीओई का प्रैक्टिस पेपर मिला है ना 2022 टू 23 का मिड टर्म वाला जो प्रैक्टिस पेपर है मैथ्स का वो कराऊंगी। तो आपको पता है कि इस पेपर में आपके पास 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। टोटली 60 मार्क्स का पेपर है एंड 2.5 आवर का आपका ये पेपर है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ए करते हैं। चलो, तो सेक्शन ए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है ना वो हमारे पास MCQ क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर। कह रहे इनमें से ऐसी कौन सी अरेंजमेंट है जो स्क्वायर नंबर के लिए यूज नहीं की जाती। देखो, स्क्वायर नंबर वो जैसे 1, 3, 5, 7 या फिर वो कोई पर्टिकुलर स्क्वायर बना रहे हो जैसे 4/4, 3/3 ऐसा बना रहे हो, वो होते हैं स्क्वायर्ड नंबर, उसके अलावा नहीं होते। तो अगर आप अपने ए पार्ट में देखो तो जैसे ये रहा 1, फिर 3 है बॉक्स है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो ये तो स्क्वायर्ड नंबर बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सेम अगर बी में देखो तो 1, 3, 5, 7 ये भी आपका स्क्वायर्ड नंबर बना रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पर आंसर नहीं है, क्योंकि आपको वो बताना है जो नहीं है। सी वाले में अगर आप देखो तो ये 4/4 का ही बना रहा है स्क्वायर्ड, तो ये भी नहीं है आंसर। पर डी वाले में देखो तो ये आपका स्क्वायर्ड नंबर नहीं बना रहा, तो इसलिए ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है वो कह रहे हैं 3 लाइन्स शोन इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। सॉरी, 3 लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है पी पॉइंट पे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लाइन एल है इस परपेंडिकुलर टू लाइन एन। लाइन एल जो ये वाली लाइन है ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाला पूरा एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और जो ये वाला पूरा एंगल है एंगल 1, ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आपसे वो यहाँ पर कह रहे हैं अभी मैं फिलहाल के लिए इसको इरेज कर दूँ, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65, ये आपको 65 दे रखा है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड 4, तो 3 और 4 आप बताओ कि क्या होंगे आपके पास। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो आपके पास 90 दे रखा था ना, है ना। तो अगर आपको 4 वाला एंगल निकालना है और कौन सा एंगल निकालना है, 3 वाला एंगल निकालना है, तो सबसे पहली बात एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री है हमारे पास, ये हमारे को गिवन है। और उसके साथ साथ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू में 180 है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे तीनों ही मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 2 और 3 के नीचे मैंने 90 लिख दिया, प्लस एंगल 4 मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ से मेरा एंगल 4 निकल गया है, 180 माइनस का 90, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब मुझे एंगल 3 और चाहिए, तो एंगल 3 और एंगल 6 अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 3 आपके पास 65 निकल गया। अब आपको एंगल 3 प्लस एंगल 4 निकालना है, इसका मतलब 65 प्लस का 90 निकालना है। दोनों को प्लस करोगे तो 155 डिग्री आपका आंसर, ये है आपका आंसर। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ p की पार्ट 0 मल्टीप्लाई 7 की पार्ट 0 और प्लस में यहाँ है 6 की पार्ट 0। देखो, जिसकी भी पार्ट 0 होती है ना वो पूरा 1 बन जाता है। तो ये पूरा 1 हो गया, मल्टीप्लाई में ये पूरा 1 हो गया, प्लस ये पूरा 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, अब प्लस का 1, आंसर आपके पास आ गया है 2। क्लियर है थर्ड पार्ट। कहीं भी डाउट हो ना तो साथ साथ कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। तो अब फोर्थ को पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। P इज अ पॉइंट ऑन AB। देखो, कह रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये दोनों साइड मेरी इक्वल हो गई, तो AC मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फिर मेरा AB भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये दोनों मेरे पास आ गए 10 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब AD जो है वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट P गिवन है AB पे। आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ BP, ये वाली जो लेंथ है, एंड PA, और जो ये वाली लेंथ है ये आपको दे रखी है 4x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। तो लेंथ ऑफ BP बताओ कितनी होगी। तो देखो, आपको ये दोनों ही दे रखी है, P की भी दे रखी है और PA, और इन दोनों का सम तो मिला के मेरे पास कितना है, यहाँ पर 10 है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि BP प्लस का PA
या ए पी इज इक्वल्स टू में 10 है। बी पी मेरे को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4x माइनस का 1। ए पी कितना दे रखा है या पी ए कितना दे रखा है 3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 10। 4x में 3x प्लस करोगे 7x, 1 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 7x। अब ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 7x आ गया मेरे पास 1। मुझे क्या निकालना है, बी पी निकालना है, तो बी पी है मेरे पास यहाँ पर 4x माइनस 1, x की जगह 1 पुट कर दो, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ गया 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट है। द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। After 4 years, the sum of their ages will 64 years. The present age of Raju is, देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक बेटे और एक फादर की एज की बात हो रही है। राजू की जो भी एज होगी ना, उसके फादर की एज उससे 3 गुना होगी आज के टाइम में। पर 4 साल के बाद क्या होगा, उन दोनों की एज का सम जो है ना वो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट करूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू, तो राजू की एज तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने x ईयर्स मान ली, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुना थी ना एज ऑफ हिज फादर, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 3x ईयर्स। अब 4 साल के बाद की वो बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 4 ईयर की बात करें ना हम भी, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं एज ऑफ राजू कितनी हो जाएगी, वो मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ हिज फादर कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगी 3x प्लस का 4 ईयर्स, क्योंकि दोनों 4-4 साल बड़े हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 64। x में 3x जोड़ोगे तो 4x, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 इज इक्वल टू 64। अब मैंने क्या किया, इस 8 को दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है ना, तो 4x इज इक्वल्स टू में 56। x की वैल्यू कितनी आ गई 56 अपॉन में 4, कट करोगे 14। आपने x माना किसे था, राजू को ना, तो राजू की एज आ गई है 14 ईयर्स, और आपको यही क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्लियर है, ये है आपके पास 5th पार्ट। कहीं भी डाउट हो फिर बोल रही हूँ, साथ साथ कमेंट करके पूछते रहिएगा। इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 35। 2 होल नंबर के बीच का डिफरेंस 35 है। द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स, उन्हीं 2 नंबर की रेशो दे रखी है 2:7। अब उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ। तो नंबर तो आपको पता ही नहीं ना, वो तो आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 7x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, क्योंकि रेशो दे रखी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है यहाँ पर 35, तो 7x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू में 35। इट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू में 35। x की वैल्यू यहाँ से 7 निकल के आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ नंबर निकाल सकती हूँ, तो नंबर्स आर, क्योंकि मुझे उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो नंबर्स आर 7x है, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। दूसरा है मेरे पास 2x, इसका मतलब 2 इंटू 7 वो कितना हो जाएगा 14। अब इनका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 इंटू में 49, तो 686 आपका आंसर। तो ये रहा आपके पास 686। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, चॉइस में था 1 क्वेश्चन। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने 6th वाले पे। तो 6th क्वेश्चन आप पे क्या है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर फॉर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। वी यूज लाइट ईयर्स टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेवनली बॉडीज। 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली, आपको ये उसकी वैल्यू दे रखी है। Astronomers are assuming in a star that is 5 light years away from the earth. How far is the star from the earth in kilometer? देखो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखे ना, इसमें बस आपको क्या करना है, एक होती है हम पे स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है हम पे यूजुअल फॉर्म। तो ये हमको यूजुअल फॉर्म दे रखी है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है।
ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको, अगर आप यहाँ पर देखो तो कितनी जीरोज हैं, अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका ये आ जाएगा 9.5 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 की पावर यहाँ 11 आएगा, क्योंकि जीरो कितनी थी 11 थी, है ना। लेकिन आपने एक पॉइंट यहाँ भी लगाया ना, तो इस वाली डिजिट को भी गिनते हैं, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहे हैं 5 साल का आपको यहाँ पर निकालना है, तो क्या करो, इसको 5 से इंटू कर दो। अब ये जो 10 की पावर 12 है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब 9.5 को जब आप 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4.75 इंटू ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर इसमें डी आ गया। क्लियर है, सिर्फ ये फॉर्म का चक्कर है, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है ना, एक सब्ट्रैक्शन मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो भी नंबर होता है उसमें से ऑड नंबर माइनस करना, जैसे 1 माइनस करना, फिर 3 फिर 5। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो 55 तो नहीं है, 231 भी नहीं है आपके पास, है ना। सी वाला हाँ 324 है बिल्कुल, ये 18 का स्क्वायर होता है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी के साथ भी एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1369, ये बताओ ये किसका स्क्वायर है। तो ये आपके पास 37 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि 37 अगर आप देखो तो ये प्राइम नंबर है, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए कुछ स्क्वायर्स आप याद कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। कह रहा है बताओ इन फिगर में से कौन सी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड, ये जो फिगर है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है कि एक ही पेयर जो है वो पैरेलल होता है। तो वो सिर्फ एक ट्रेपीजियम होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, और ट्रेपीजियम आपके पास यहाँ डी में बना हुआ है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है, इसके साथ फिर चॉइस में एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, द डायग्राम अबव शोज अ पैरेललोग्राम ABCD with angle D 60 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखो पैरेललोग्राम का एक एंगल दे रखा है, बाकी एंगल नहीं दे रखे। अब आपसे कह रहा है बताओ इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो पैरेललोग्राम के ना हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा, डी के सामने है ना अपोजिट डी। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम ना हमेशा 180 होता है। एडजेसेंट मतलब एंगल ए के साथ जो एंगल डी है उसे एडजेसेंट बोलते हैं, तो दोनों का सम 180 होता है, तो ये 60 है तो ये फिर 120 ही तो होगा मेरा, दोनों मिलके हो गए ना 180। अब ए के सामने वाला सी फिर अपोजिट हो जाएगा, तो फिर ये भी 120 हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 एंगल ए मतलब एंगल ए को ट्वाइस करना, तो 240 माइनस 2 एंगल बी का ट्वाइस करोगे तो 120 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 120 आ रहा है। इसमें कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल डी, तो इसका मतलब 120 प्लस 60, तो ये आपका 180 आ रहा है। यहाँ कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब 120 प्लस 60, तो ये भी 180 आ रहा है। अब यहाँ कह रहा है 3 एंगल सी कितना है 120, उसका 3 गुना, तो 3 गुना तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा, माइनस 2 एंगल डी है 60, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, बचा कितना 240, इसका मतलब यही सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट, तो ये आपका आंसर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल इसमें 80 पार्ट्स थे जो हमने कर लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, ये हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, क्रॉस कंट्री इज अ रनिंग इवेंट इन विच रनर्स कंप्लीटेड अ प्री डिसाइडेड डिस्टेंस। It includes different activities in which runners cover different environments. A cross-country running event of 11 किलोमीटर is as follows. आपको एक एक्टिविटी और डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, जैसे रनिंग ऑन पेव्ड रोड, रनिंग ऑन अनपेव्ड रोड, हिल क्लाइंबिंग दे रखा है, ठीक है, मड रन दे रखा है, रनिंग इन वुड्स दे रखा है, क्रॉसिंग वाटर बॉडीज दे रखा है, इनके डिस्टेंस दे रखे हैं। टोटल आपको 11 किलोमीटर दे रखा है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीधा उस पर आते हैं। कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस इज अ मड रन। तो मड ये वाला मड रन ये है 1, और टोटल डिस्टेंस का फ्रैक्शन बताना है, तो ये 1 है और टोटल कितना है आप पे 11,
तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/11। जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज अ क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज का देख लो कितना है, इसका भी आपके पास 1 ही है, टोटल तो 11 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 1/11, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड, दोनों का मिला के। तो टोटल नीचे तो 11 ही रहेगा, अब दोनों का मिला लो कितना है, तो 3 इसका और 2 इसका है, दोनों का मिला के हो गया 5, तो 5/11 हो जाएगा। फिर ढूंढ लो कहाँ पर है, तो ये रहा इसका आंसर डी, ठीक है। फोर्थ में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस कवर्ड ऑन हिल क्लिम्बिंग एंड वुड्स। फिर दोनों का मिला दो यहाँ पर, तो कितना है 2 इसका है और वुड वाले का कितना है 2 इसका है, 4 है दोनों का, तो नीचे तो 11 ही रहेगा ना। तो अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास 11 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ये रहा 4/11, क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं फिफ्थ पार्ट, राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड एंड क्लिम्बिंग हिल्स डैश ऑफ टोटल डिस्टेंस इन क्रॉस कंट्री कैन बी कवर्ड। तो कह रहे हैं बाय रनिंग थ्रू वुड्स एंड क्लिम्बिंग हिल, तो दोनों का कितना था अभी हमने देखा, तो क्लिम्बिंग हिल ये वाला है 2 और रनिंग इन वुड है 2, टोटल है 4 है। टोटल डिस्टेंस है टोटल आपका 11, यहाँ पर है 4, तो हाफ है नहीं, 11 का हाफ तो 5.5 होता है ना, ये तो उससे कम है ना, तो लेस देन हाफ हो जाएगा, क्लियर है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो केस स्टडी क्वेश्चन था आपके पास। अभी एक और केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पास रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में हमसे यहाँ कह रहे हैं फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी अरेंज्ड इन ईच रो एंड कॉलम। एक स्कूल परफॉर्मेंस हुई जिसमें उन्होंने क्या किया, रो और कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगाए हैं, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज एज शोन इन अरेंजमेंट 1। आप देख रहे हैं ना 3 यहाँ पर है और 3 ही यहाँ पर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी एडिड इन अ रो और कॉलम इन अरेंजमेंट 1 फॉर 100 स्टूडेंट। तो देखो 100 स्टूडेंट करने हैं आपको, टोटल 100 स्टूडेंट है, तो रो और कॉलम में कितने बच्चों को ऐड करोगे। तो अगर आप 10 बच्चे यहाँ टोटल लगाओ और 10 यहाँ लगाओगे तो 100 हो जाएंगे रो और कॉलम के। तो 3-3 बच्चे तो पहले से ही लगे हुए हैं रो और कॉलम में, इसका मतलब 7 बच्चे और लगाने हैं रो में भी और कॉलम में भी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द टीचर ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। They think of dividing the group into 2 square arrangement. How many students can be there in each arrangement? अब देखो उसने 100 ले तो लिए बच्चे, पर वो सोच रही है कि डिफ़िकल्ट होगा ऐसे अरेंज करने में, तो वो ग्रुप बनाना चाहती है, 2 ग्रुप बनाना चाहती है, लेकिन वो दोनों ग्रुप ना स्क्वायर्ड अरेंजमेंट होंगे, मतलब स्क्वायर नंबर होंगे। यहाँ पर एक तरीके से ना जो ये पाइथागोरस होता है ना थ्योरम, वो अभी आगे अप्लाई होने वाली है। तो स्क्वायर नंबर होंगे तो कौन से लेने हैं, 100 को किस तरीके से वो 2 ग्रुप में बांटें। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूँ 50-50, ये तो मेरा स्क्वायर नहीं होता, 49-49 मिलके 100 नहीं होता, 81-16 मिलके 100 नहीं होता, बचा 36 और 64। ये दोनों स्क्वायर नंबर भी हैं, एक किसका है आपके पास 8 का और एक 6 का, और इन दोनों का सम 100 भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं 2 students were absent from the performance on the event day. Teacher think of dividing the present student into 2 square arrangement. How many student can be there in each arrangement? अब हुआ क्या, जिस दिन परफॉर्मेंस था ना उस दिन 2 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो 100 में से 2 चले गए तो 90-80 तो बचे। अब उसने फिर 2 ग्रुप बनाने की सोची, लेकिन दोनों स्क्वायर नंबर का ही ग्रुप होना चाहिए। तो अब 98, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है ना 49 और 49 आ जाएगा, मिला के 98 भी हो जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर नंबर भी हैं 7 के, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ फोर्थ में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कह रहा है अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उनके स्क्वायर का वो क्या होता है। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे अगर एक x है, ठीक है, अगर मान लो अगर एक 1 है और एक दूसरा कितना है 2 है, इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इनका स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है वो क्या होगा, तो अगर आप इनका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर 1 रहेगा और इसका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनका अगर आप डिफरेंस करो तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 तो बचेगा,
बचेगा नहीं बचेगा, और इन दोनों का सम भी 3 होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस करते हो ना, तो वो उनके सम के बराबर ही आता है। क्लियर है? नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 5th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन, कौन सा इसमें अलग है। तो देखो ये 100 है, 100 10 का स्क्वायर होता है। आप देख लो ना, सबके लास्ट में 5 है, उसे तो भूल ही जाओ। तो 100 जो है वो क्या होता है, 10 का स्क्वायर, तो 10 और 10 लिखा है। 900 जो है वो 30 का स्क्वायर होता है, तो 30 और 30 लिखा है। 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 और 20 लिखा है। 1400, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ 40 और 40 लिखा है, ये अलग है ना सबसे, तो यही ऑड वन है। तो इसका मतलब इसका आंसर है डी। क्लियर? ये था हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन नंबर जो 3rd था, वो केस स्टडी। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। कहीं भी डाउट होना आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।